अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 109 हमने स्टार्ट कर दिया है आज का दूसरा। कपड़े हैं ही नहीं मेरे पास और सुबह से दूसरा लेक्चर है जी। अच्छा जी। अच्छा बच्चों, हमने बात ये की थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, कि रेवेन्यू को मेरे भाई अभी अभी पढ़ना शुरू किया हमने, और पहली बात मैं ये कर रहा हूँ कि स्टैंडर्ड ये कहता है रेवेन्यू को अगर आप रिकॉर्ड देखें, रेवेन्यू एट अ पॉइंट इन टाइम रिकॉर्ड होता है जब आप परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई करते हैं नॉर्मली गुड्स के केस में नॉर्मली ऐसा ही होता है। ठीक है, ये चीज आपने पकड़ाई और उधर आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन सर्विसेज में ओवर टाइम तो चला ही जाता है, पर कुछ स्टैंडर्ड ने ना इस बहस से निकाल दिया आपको कि यार ऐसे नहीं। मैं आपको क्राइटेरिया बताता हूं, अगर इन तीन में से कोई एक क्राइटेरिया भी मीट कर गया तो रेवेन्यू को ओवर टाइम रिकॉर्ड करना। हमका कौन सा? कहता है अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें सेलर परफॉर्म करता है और कस्टमर रिसीव और साइमल्टेनियसली कंज्यूम करता है। हमने कहा हाँ, यही तो वो सर्विसेज का हमने सुन रखा था जिसके बारे में हम कहते थे कि सर्विसेज का रेवेन्यू साथ साथ है। वो इसीलिए तो होता था कि साथ साथ हम रिसीव कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो सेलर साथ साथ रेवेन्यू रिकॉर्ड कर ले। हमने कहा और क्या कहते हैं? उसने कहा और दूसरी चीज, कंट्रोल साथ साथ ट्रांसफर हो रहा है, हालांकि कस्टमर कंज्यूम नहीं कर रहा। ये ऐसी चीज थी कि अब हमारा घर बन रहा है, हमारी अलमारी बन रही है, लेकिन हमारी प्रेमिसेस पे, हमारी लैंड पे बन रही है, तो उसको हम कंज्यूम करना तो नहीं शुरू कर देते, हम उसको एंजॉय, उससे आने वाले बेनिफिट्स तो नहीं ले रहे अभी, लेकिन चूंकि हमारी प्रेमिसेस में है या हमारे लैंड पे है तो उसका कंट्रोल हमें साथ साथ ट्रांसफर हो रहा है। तो अगर कंट्रोल साथ साथ ट्रांसफर हो रहा है तब भी सेलर जो बना रहा था वो रेवेन्यू साथ साथ रिकॉर्ड कर। ठीक है। तीसरी चीज जबरदस्ती स्टैंडर्ड ने घुसाई, क्योंकि दो अब सिचुएशंस बन गई। एक सिचुएशन ये बनी, कंट्रोल साथ साथ ट्रांसफर हो रहा है तो रेवेन्यू ओवर टाइम बुक करे, कंट्रोल साथ साथ ट्रांसफर नहीं हो रहा तो रेवेन्यू ओवर टाइम बुक ना करे। बीच में एक तीसरा क्राइटेरिया ये इस स्टैंडर्ड ने घुसाया IS 18 के अंदर, जो रेवेन्यू का पुराना स्टैंडर्ड था उसमें ये नहीं। तो इसने क्या कहा कि अगर एसेट का सेलर के पास कोई और अल्टरनेटिव यूज नहीं है, ठीक है, शहरी वाला घर हो गया, होंडा वाली स्पेशल वो डिसेबल बंदे वाली कार हो गई, या वो भाई किधर गया हमारा कुर्सी वाला, किधर गया, नाच गया, कुर्सी बनवाने टुर गया, तो ये स्पेशल एसेट्स हैं, इनका कोई और यूज है ही नहीं सेलर के पास, तो फिर इस एसेट का रेवेन्यू ओवर टाइम बुक किया जा सकता है इस कॉन्ट्रैक्ट का, लेकिन उसके लिए एक और शर्त भी साथ है, यानी कि पहले इस कैटेगरी में फॉल करवाओ। इस कैटेगरी में कैसे फॉल करेगी कोई चीज, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर जो चीज जो एसेट बना रहा है सेलर, उसका कोई इस्तेमाल सेलर के पास इसके अलावा है ही नहीं कि वो कस्टमर को दे, ठीक है, या कॉन्ट्रैक्ट में कस्टमर ने लिख दिया है कि तुम किसी और को नहीं बेचोगे, मतलब वही बात होगी कि कोई अल्टरनेट यूज नहीं है। जब ये चीज पूरी हो जाए तो फिर दूसरी शर्त भी लाजमी है, वो भी ढूंढो। वो क्या है कि सेलर के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि सेलर के पास ये राइट है कि वो जितना काम कर चुका था, अगर कस्टमर टर्मिनेट करे तो जितना काम फोन कर दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। तो जब उसने कस्टमर ने टर्मिनेट किया तो सेलर के पास जितना काम हो चुका था, राइट हो के वो उतने कॉस्ट रिकवर करे, प्लस कुछ रीजनेबल स्टैंडर्ड ने यूज किया वर्ड, यहाँ नहीं लिखा हुआ, कहीं और लिखा हुआ है, रीजनेबल प्रॉफिट भी वो ले सकता है। ठीक है, तो इस सूरत के अंदर भी आप क्या करो, मिस्टर सेलर, रेवेन्यू को साथ साथ रिकॉर्ड कर लो। ठीक है, तो फिर हम करते करते यहां पर पहुंच गए थे और हमने क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने आ चुका है। ये 5 और 6 बड़े ही कीमती सवाल हैं। फिलहाल आज मैं 5 करवाऊंगा, 6 कल करवाऊंगा, दोनों आज करवाऊं तो फिर बदअज़मी हो जाएगी। ठीक है, वैसे आपको मैंने पास पेपर पढ़ना शुरू कराया था, तो ये पहला पार्ट समझ आ गया था। इस पहले पार्ट के अंदर असल बात क्या थी? बात थी, कहां गया, अल्फा एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद बीटा टू प्रोवाइड एडमिन सपोर्ट, तो दीज सर्विस एंड डाटा हेल्प। ठीक है जी, तो यहां पर देखो कि कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ है जी, कि वो बीटा को प्रोवाइड करेंगे एडमिन सपोर्ट सर्विसेज, ठीक है, फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। अब ये तो नहीं है कि सारा पेरोल, सारा कुछ जो है, ये जो जो काम उन्होंने लिखे हुए सारे के सारे एकदम से वो साल के एंड पे जाकर उन्हें जो वो शापर में डाल के ये पकड़े जी पेरोल, ये पकड़े जी आपके जो इलेक्ट्रीशियन का सारा काम, ऐसा तो नहीं होता। सफाई वाला सफाई करता जा रहा है तो कॉलेज वो फायदा लेता जा रहा है। तो ये ऐसी सर्विसेज हैं कि जिनके अंदर सेलर जैसे जैसे सेटिस्फाई करता जा रहा है ऑब्लिगेशन, कस्टमर उसको कंज्यूम करता जा रहा है। तो इस केस के अंदर ये धोखा उसने दिया हुआ था, इस धोखे में नहीं आना।
रेवेन्यू रिकॉर्ड करने के लिए कैश का आना तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं, रेवेन्यू रिकॉर्ड करने के लिए परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का सेटिस्फाई होना इंपॉर्टेंट है। और परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ये एक क्राइटेरिया वाली है जो सेटिस्फाई ओवर टाइम हो रही है, क्योंकि एंटिटी जो है वो डिलीवर कर रही है और कस्टमर जो है वो रिसीव के साथ साथ साइमल्टेनियसली उसे कंज्यूम कर रहा है। हर रोज का रिकॉर्ड वो बना रहे हैं आपके पेरोल का, हर रोज का रिकॉर्ड आपका बनता जा रहा है। महीने के एंड पर एक महीने का पेरोल और एक महीने की बाकी काउंटिंग सर्विसेज, टैक्स सर्विसेज, लटरम पटरम सारा कुछ उन्होंने आपको दे दिया, एक महीना आपने सर्विस यूज कर ली, तो आप ओवर टाइम उसको कंज्यूम भी करते जा रहे हैं। तो ये क्राइटेरिया एक में होने की वजह से ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो रही है ओवर टाइम, इसलिए रेवेन्यू भी रिकॉर्ड होना चाहिए ओवर टाइम। तो ये लाइन जो है ना, ये लाइन अगर वो पूछ ले आपसे, वो कहाँ गया पता नहीं, अब वो मैंने वहां पे यहीं पे है, करीब ही है सच्ची, ये मैंने कहा था यहाँ से याद कर लो, वैसे तो वहां से भी याद करवाया था, इतनी सी बात, लेकिन ये ज़्यादा आसान लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। कस्टमर साइमल्टेनियसली रिसीव्स एंड कंज्यूम्स द बेनिफिट फॉर एंटिटी, एंटिटीज परफॉर्मेंस एज द एंटिटी परफॉर्म्स, ये यहाँ से याद कर लेना, ठीक है। देयरफॉर आगे कहना कि द कॉन्ट्रैक्ट, वो कस्टमर की बजाय बीटा लिख दोगे ना, सवाल बन गया उसी के अंदर, डिस्कस में आ जाता है, ठीक है। देयरफॉर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड ओवर टाइम, तो रेवेन्यू विल बी रिकॉर्डेड बाय अल्फा ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है, ऑन मंथली बेसिस। साथ ये भी लिखा होता उसने, तो अच्छा अगर उसने कोई कॉस्ट वगैरह नहीं बताई तो टाइम बेसिस तो है ही ना, मैंने पहले पार्ट पे तो वैसे भी ये बताया था टाइम बेसिस, ठीक है। नेक्स्ट अगले सवाल में कहता है, अब ये इंडिपेंडेंट सिनेरियो है, ये अल्फा को कंपनी और थी, अब गैमा कोई और कंपनी है, ठीक है। तो गैमा कौन क्या कर रहा है जी, गैमा के बारे में कह रहे हैं, गैमा इज डेवलपिंग अ रेजिडेंशियल सोसाइटी, पूरी सोसाइटी बना रहा है, कंप्राइजिंग एक जैसे विलास। कुछ बात समझ आ रही है? होता है ना, सोसाइटी बनती है तो उसमें जब वो अपने मॉडल हाउसेस बनाते हैं तो वो सारा ब्लॉक एक ही जैसे घरों का होता है, उनमें कोई भी डिफरेंट नहीं होता, सबका डिजाइन सेम, रंग सेम, थोड़ा बहुत फर्क ये हो सकता है कि किसी का मुंह मशरिक की तरफ तो किसी का मुंह मगरिब की तरफ तो किसी का मुंह शुमाल, किसी का जनूब, बाकी आइडेंटिकल हैं, कोई फर्क इसके अलावा ये तो हो ही सकता है ना, ठीक है। चलो ये तो रेजिडेंशियल ये अपना सोसाइटी बना रहे हैं, कोई बंदा प्लाजा खड़ा कर देता है एक जैसे आइडेंटिकल, उसके अंदर जो है वो अपार्टमेंट्स हैं, हमारे क्वेश्चन 5 में आई थिंक यही सिनेरियो होगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसमें भी वैसे तो एक जैसे ही है सारे के सारे विला उसमें अपार्टमेंट्स, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क तो ये है ना, कोई पहले फ्लोर पे है, कोई चौथे पे है, कोई 10वें पे है, किसी को सीधी धूप आती है, किसी को धूप नहीं आती है, किसी को हवा सीधी आती है, किसी के सामने पार्क है तो किसी के सामने रोड है, तो ये छोटे मोटे फर्क तो होते ही हैं। तो ये कोई है कोने वाला है और कोने वाला नहीं है, ठीक है। तुम लेट ही सी रहते हो, कोने वाला प्लॉट मिले मुझे, अच्छा। तो गैमा इज डेवलपिंग नहीं नहीं नहीं, देखो इंशाल्लाह मेहनत करके पहुंच गया करीब, बहुत करीब आ गया अभी जो लेक्चर्स पेंडिंग थे। गैमा इज डेवलपिंग ही इज अ ट्रूपर समझते हो, ट्रूपर ये अब आपके आज की असाइनमेंट है, और तो होमवर्क मैं दे नहीं सकता, इसको जरा गूगल कर लेना, ठीक है, ओके। अच्छा जी, गैमा इज डेवलपिंग अ रेजिडेंशियल सोसाइटी, कोई चंगी गाली की थी होनी यार उम्मीद है। कंप्राइजिंग आइडेंटिकल विलास, एक जैसे हैं। डेल्टा एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद गैमा टू बाय वन ऑफ द विला, द कंट्रोल ऑफ विला विल बी ट्रांसफर्ड टू डेल्टा वंस एंटायर सोसाइटी इज कंप्लीट। अब दिमाग में क्या आया, कंस्ट्रक्शन वाले तो साथ साथ रेवेन्यू बुक करते थे, दिल में क्या चल रही है, दिल में चल रहा है वो कुशान वाला सवाल, भूल जाता है ना बच्चा कि उसमें यूं लिखा हुआ था ओवर टाइम, यहाँ पे उसने ओवर टाइम इन टाइम खुद से नहीं लिखा, बल्कि यहाँ पे उसने क्राइटेरिया लिख दिया। अब आप फौरन गए इस सफ़े पर, आपका दिमाग, ये बार बार पढ़ने का मकसद ही यही होता है कि ये आपके दिमाग में नक्श हो जाए, तो आपने ये रट्टा थोड़ी लगाया होता है, आपने इसको पैसिव रट्टा लगाया होता है, मतलब आपने 4-5 दफ़ा यहाँ से इसको गुजारा होता है, आपके दिमाग समझ के पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए, अब जब रिवीजन की होती है तो वो सामने, अब जब भी कभी ये सिचुएशन आती है आपके सामने सफ़ा ये खुल जाता है जिसके ऊपर ये 3 चीज़ें हैं, शायद आपके दिमाग में ये उल्टा घर भी शहरी वाला आ जाए, ये छत बगैर वाला ऊपर वाला घर भी आ जाए, तो ये नक्शा ही होता है जो आपके सामने पर्चे में आना होता है। तो फ़ौरन आप इस नक्शे पे आए और आपने फ़ौरन देखा क्या कस्टमर साइमल्टेनियसली रिसीव और कंज्यूम कर रहे हैं, आवाज़ आई नो। क्या कस्टमर की प्रेमिसेस पे ये सोसाइटी बन रही है, कोई ऐसी बात नहीं लिखी हुई। क्या लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में कि सिर्फ कस्टमर को दे सकता है, या क्या लिखा हुआ है ये बिल्डर अगर घर बनाए और कस्टमर भाग जाए तो किसी और को नहीं दे सकेगा, तो एक जैसे विला ये नहीं लेगा तो कोई और ले लेगा। तो ये तो तीनों क्राइटेरिया हो गए फेल, तो इसका मतलब यहाँ पर ओवर टाइम रिकॉर्ड हो ही नहीं सकता।
अब उसने ना 8 नंबर का ये सवाल पूछा हुआ है और साथ उसने क्या कहा, एनालाइज करो। तो पहले केस में आपने ये नहीं जवाब दे देना, अच्छा सॉरी आगे मैं पढ़ता हूँ, मैंने पढ़ा नहीं लेकिन यहीं तक पढ़ के जो मुझे लग रहा है, सॉरी नजर आ, खैर चले, आपने ये नहीं कह देना रेवेन्यू रिकॉर्डेड एट अ पॉइंट इन टाइम, नहीं, उसको ये तीनों बातें लिख के बताओगे आप, 8 नंबर नहीं लेने आपने, लेकिन शॉर्ट ये जैसी यहाँ पर लिखी हुई है, मैंने कहा बस यहीं से याद करो, ठीक है, यहाँ से नहीं, यहाँ से भी नहीं, यहाँ से बस, कि ना तो साइमल्टेनियसली रिसीव याद तो अभी हो गया बात करते करते यार, अभी तो बस सुबह मैंने एक क्लास में पढ़ाया और अभी दूसरी बार पढ़ रहे हैं, तो जब आप खुद पढ़ेंगे और फिर रिवीजन में 2-3 बार गुजारेंगे तो आपको भी याद, पॉइंट्स की फॉर्म में याद किया करो, रट्टा नहीं लगाना कि ये मैं लाइनें याद करने लग जाऊं, नहीं भाई, आप जब भी इस सफ़े पे आओ, आप इस सफ़े को साइड पे करो, ये तरीका है जहां कहीं थ्योरी में पॉइंट्स याद करने हैं, तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट में भी ऐसे ही आपको याद करवाया था, याद होगा, किस पेज पे आए, पेज के ऊपर नजर डाले बगैर आप यूं दोहराएं, कस्टमर साइमल्टेनियसली रिसीव या और कंज्यूम कर रहा हो जैसे सेंट्री परफॉर्म करे, फिर कंट्रोल कस्टमर को ट्रांसफर हो रहा है जैसे जैसे एसेट जो है वो बनता जा रहा है, या तीसरा केस क्या था, किसी काम का ही नहीं रहेगा कस्टमर के, यानी स्पेशलाइज्ड किस्म का एसेट है या कॉन्ट्रैक्ट की वजह से पाबंद है, अगर ये 3 हैं तो ओवर टाइम, नहीं तो, और तीसरे के अंदर एक और शर्त है, लेकिन जब उसमें कोई चीज गिरेगी तो अगली बात आप सोचेंगे कि फिर दूसरी बात भी जरूरी है कि टू डेट जितना खर्चा हो गया वो लेने का और प्रॉफिट लेने का इसके पास हक है। अब ये इस तरह से आपका ये नहीं रट्टा लगाने नहीं बैठ जाना कि ये सारा सफा जनाब पागलों की तरह ऐसे ऐसे लगे हुए हैं जनाब, ऐसे चल चल के बच्चे हमारे साथ, वो मेरा एक दोस्त था माशाल्लाह, वो भी क्वालिफाइड है भी बहुत लायक बड़ा आदमी था वो, ठीक है ना, तो वो थियोरेटिकल सब्जेक्ट थे, मेरी जान जाती थी उनको देखकर, तो बस मैं ऐसे 4-5 पॉइंट बना ली, तो वो यूं चल चल के ऐसे चल चल के गैलरी के अंदर ना, हमारे वो जहाँ पे रहते थे हम फ्लैट के बाहर गैलरी में चल चल के वो जो है ना वो याद करता है, ठीक है, क्वालिफाइड है वो भी, बहुत टॉपर था अपने टाइम का, लेकिन वो मतलब जाहिर है उसकी तसल्ली नहीं होती थी, हमारी हो जाती थी, तो नहीं क्वालिफाई वो भी कर गया माशाल्लाह, हो तो फिर हम मेरे जैसा भी कर ही गया, चलो, तो ये तो कर ही, तो अल्लाह की तरफ से आप भी मेहनत करोगे तो कर ही जाओगे आप भी क्वालिफाई, ठीक है, तो मकसद कहने का ये कि तसल्ली होने की बात है ना, तो आपको मैं कह रहा हूँ कि तसल्ली ऐसे करा लो, इससे फायदा होगा, तो पॉइंट ऐसे 3 पॉइंट आपके 1 2 3 पॉइंट्स बस, ठीक है, ज़हन के अंदर है, ठीक है, अब इन तीनों पॉइंट्स के अंदर से आपका सवाल जो है वो अभी तक किसी में फॉल नहीं कर रहा, आगे वो कहता है द कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा अब देखा सारी चीज क्या हो गई, उन तीनों में फॉल नहीं कर रहा, द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली मेंशंस दैट नो कस्टमाइज्ड मॉडिफिकेशन, अच्छा उसी बात को अब रगड़ी जा रहा है कि कोई अपनी मर्जी का कोई दरवाजा भी नहीं और कलर का लगवा सकता, खिड़की इधर से उधर नहीं कर सकते, बड़ी या छोटी खिड़की नहीं कर सकते, लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भाईजान एक जैसे घर होंगे, एक घर इधर उधर हम नहीं कर सकते, विल बी मेड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन बाय गैमा, डेल्टा इज रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट इन प्रोपोर्शन टू द, अच्छा अब डेल्टा के बारे में वो कह रहे हैं कि वो जैसे जैसे काम होता जाएगा साथ साथ पेमेंट करता रहेगा, ये तुम्हारा वो सवाल है जो गालिबन परसों तुमने किया था कि अगर वो पैसे साथ साथ दे रहा है, परसों किया था या कल किया था, लेकिन था सही तुम्हारा सवाल है किस तरह का कि कॉन्ट्रैक्टर तो साथ साथ पैसे दे रहे होते हैं, लेकिन उस वक्त बात हमें क्लियर नहीं थी, अब हमें ये बात क्लियर है कि पैसों का आना हमारे रेवेन्यू रिकग्निशन के ऊपर असरअंदाज नहीं होता, रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा एट अ पॉइंट इन टाइम, अगर ये 3 क्राइटेरिया में से कोई मीट ना करे, और अगर इन 3 में से कोई मीट कर जाए तो ओवर टाइम, कैश का आना ना आना तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट, ये तो इंट्रो से नहीं इंपॉर्टेंट होता था, ये डेटर क्यों पढ़ा था आपने, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, अगर कैश के ऊपर ही सेल बुक करनी थी तो ना बुक करते, ठीक है, तो साथ साथ तो पैसे दे रहे हैं, ठीक है दे रहे हैं, ये रेवेन्यू अभी तक भी मुझे नहीं नजर आ रहा कि गैमा को रेवेन्यू रिकॉर्ड करना चाहिए ओवर टाइम, पैसे आ रहे हैं तो इनके ऊपर लायबिलिटी पड़ रही है, कैश डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट, कैश डेबिट, और जिस दिन घर डिलीवर करेंगे उस दिन लायबिलिटी डेबिट सेल क्रेडिट करेंगे, अभी तक तो ये लग रहा है, और खुदा ना खास्ता आगे कोई लाइन ना आ गई तो, इन केस ऑफ टर्मिनेशन बाय डेल्टा, कस्टमर अगर डिफॉल्ट कर जाए, गैमा इज लायबल टू रिटर्न अमाउंट पेड बाय डेल्टा वंस विला इज सोल्ड, अच्छा वो तो ये कह रहा है कि वो जितने पैसे जमा हो जाएंगे ना, अगर डेल्टा कहे यानी कि कस्टमर कहे कि मैंने नहीं रखना ये विला, तो फिर उल्टा वो पैसे भी वापस करने पड़, अच्छा सारे ही पैसे वापस करने पड़ेंगे गैमा को, लेकिन चलो ये गुंजाइश ने दे दी कि तब तक वो वापस ना करें जब तक वो विला किसी और को बिक नहीं जाता। अब इस सारी कहानी का मतलब क्या है, क्या कस्टमर साइमल्टेनियसली रिसीव और कंज्यूम कर रहा है, क्या ये कंट्रोल साथ साथ कस्टमर को डेल्टा को ट्रांसफर हो रहा है, नहीं नहीं, क्या जो सेलर है उसके पास का कोई अल्टरनेट यूज नहीं है, नहीं है यूज, किसी और को भेज लेगा, एक जैसे विलास है 7600 विलास बने हैं, ये भी उन्हीं जैसा एक है, बिक जाएगा। तो जब ये तीनों क्राइटेरिया मीट नहीं हुए, द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज नॉट सेटिस्फाइड ओवर टाइम, इट इज सेटिस्फाइड एट अ पॉइंट इन टाइम, और वो टाइम कौन सा है, जब घर डिलीवर होगा, तो फिर गैमा आप रेवेन्यू को एट अ पॉइंट इन टाइम रिकॉर्ड करो जो कि है डिलीवरी, ओवर टाइम नहीं कर सकते। अब ये कहानी जैसे ही है, ये अब हमने क्या करना है, इसमें तीनों लिखने पड़ने,
तो उसने क्या जान चुराई थी सोल्यूशन के अंदर? सोल्यूशन कितने हुए यार? सोल्यूशन भी इधर ही था। ओ नो, कहीं और नहीं ओपन किया मैंने। चलो खैर, फिर चलो फिर चल दें 1 5। ये सफर ही थका देता है मुझे। ये देखो उन्होंने क्या जान चढ़ाई, आईकैप ने क्या जान चढ़ाई, ये तीनों क्राइटेरिया एक ही बार ऊपर लिख रही है। मैं तो ये नहीं सजेस्ट करूंगा, मुझे तो ज्यादा अच्छा यही लग रहा था कि दूसरे, देखो ना, पहले के अंदर हमें सिर्फ क्या लिखना पड़ा कि जी ये तो पहला क्राइटेरिया मीट हो गया, तो दूसरा तीसरा हम क्यों लिखें? उन्होंने तो पहले तीनों लिख दिए, बात एक ही है, एफर्ट एक जैसी ही लगनी है, लेकिन मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर यही है कि आप पहले पॉइंट में बताओ जी वो पहला क्राइटेरिया मीट हो गया, दूसरे तीसरे की बात ही। दूसरे में जाओगे तो तीनों लिखने पड़ेंगे शॉर्ट कि ना तो कस्टमर साइमल्टेनियसली रिसीव कंज्यूम कर रहे, जैसे मैंने क्रॉस करता गया बोल के, ना ही कंट्रोल चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, ना ही ये ऐसा एसेट है कि इसका कोई अल्टरनेटिव यूज ना हो, या कॉन्ट्रैक्ट की वजह से पाबंदी ना हो सेलर पे, इसलिए ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ओवर टाइम सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो रेवेन्यू रिकॉर्ड अंग्रेजी में लिख लेना, बोलूँ अंग्रेजी से चलेगा, यहाँ से पढ़ लो, तो यहाँ से पढ़ लो। एज कंट्रोल ऑफ, वो पिछली बात ऐसे ही 3 वाली जो आपने याद की होगी, वहां से शॉर्ट वाली वो लिखोगे, और उसके आगे फिर as the villa will be transferred to Delta upon completion, criteria and B have not met. Villa villa do seem to have an alternative use for gamma, ठीक है, कैसे लग रहा है? क्योंकि वो किसी और कस्टमर को बिक सकता है, ठीक है, hence revenue shall not be recorded over time, ठीक है, as restriction C above is also not met. criterion revenue will be recorded when control is transferred to Delta। तो हमने यही बात, मैंने लगता है ज़्यादा अच्छे तरीके से बोल दी थी हमने, तो हम उसको अपने हिसाब से लिखें, तीनों लिखने पड़ेंगे, ठीक है। ओहो, ਇੱਥੇ ही है, कितने आखिरी भी पढ़ लो यार, ये टाइम अब ज़ाया हो रहा है, देखो ना, ये तो प्लान में नहीं था, ये तो होमवर्क था आपका, मैंने कहा था होमवर्क नहीं, इसलिए तो मैं करा रहा हूँ। वैसे भी आप लोगों ने जो मुझे संडे दे दिया है, यकीन माने मेरे दिमाग से जो बोझ इस वक्त उतर गया है, मतलब कि देखो ना, आपको कुछ पढ़ानी है चीज़ें, अब वो पढ़ानी है मैंने, तो वो मुझे ज़रा तसल्ली से पढ़ाने का मौका मिल जाएगा, संडे होगा, मैं होऊंगा, आप होंगे, कोई और क्लास नहीं होगी, आपको कोई थकावट नहीं होगी, सवेरे सवेरे 7 बजे फ्रेश माइंड से आएंगे, पहले 3 घंटे ज़बरदस्त पढ़ेंगे, उसके बाद फिर ब्रेक्स के साथ साथ, ठीक है, कुछ चाय पानी करके तो पढ़ाता रहूँगा आपको, पानी भी अवेलेबल होगा, कूलर रखवा दूंगा, चाय शाय भी कोई कदर प्याला पिला दूंगा। ईटा entered into a contract with Theta to develop a software for Theta। अब सॉफ्टवेयर बना रहे हैं थीटा के लिए, सॉफ्टवेयर विल बी डिजाइन स्पेसिफिकली, लो जी पहला क्राइटेरिया तो मीट नहीं होना, क्योंकि ये साथ साथ तो नहीं बनेगा, तो यूज होगा। दूसरा भी नहीं होना, क्योंकि ये मेरे ख्याल में तो उधर ही बैठ के बना रहे होंगे सॉफ्टवेयर वाले, ठीक है। सॉफ्टवेयर कौन सा प्रेमिसेस के ऊपर बनता है कि जी हमने लैंड खरीदे उस पर सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर पे अगर हमारे पास वो नहीं है, मसला ये है कि उसने इधर से इसको स्पेसिफिकली टू मीट थीटाज ऑपरेशनल नीड्स एंड विल नॉट बी यूजेबल फॉर एनी अदर कस्टमर, ठीक है, तो कोई अल्टरनेट यूज नहीं है। अब देखो इसमें सिर्फ सी लिखोगे आप, आगे पढ़ो। The contract states that Theta will pay 50% of total contract price upfront and remaining upon completion। भाई पैसों का आना जाना नहीं है इंपॉर्टेंट रेवेन्यू रिकग्निशन के लिए। अब हमें पता लगा, आज हम बड़े हुए हैं असल में, तो जो इंट्रो की एंट्री कैश डेबिट सेल क्रेडिट हमने सीखी थी, अब पता लगा कि इस सेल क्रेडिट के ऊपर तो पूरा स्टैंडर्ड है, और अब पता लगा कि इसमें रिकॉर्ड करने पे कितनी कहानी है, वहां पे तो सिर्फ कह दिया तो उन्होंने पैसे नहीं आए तो सेल क्रेडिट। अब पता लगा कि सेल क्रेडिट ऐसे नहीं, उसके पीछे तो बहुत ड्रामे, ठीक है। Theta does not have right to terminate the contract unless Eta fails to perform। चलो जी, ये तो और ही पक्का हो गया, ठीक है। वो कहता है वो टर्मिनेट कर ही नहीं सकता, गल ही मुक गई। अब भाई ईटा के पास कोई और अल्टरनेटिव यूज है इस एसिड का? नहीं। और दूसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट स्टेट्स दैट थीटा विल पे 50 एंड थीटा, अच्छा उसके पास तो राइट ही नहीं है ना, तो ये तो उन्होंने जान चुरा ली, ठीक है। उन्होंने कहा कि वो टर्मिनेट कर ही नहीं सकता, यानी आप फोन करके कह नहीं सकते मुझे वो पुठा घर नहीं चाहिए, पहले ही आपने लिख के दे दिया नहीं मैं नहीं टर्मिनेट कर सकता, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो सी क्राइटेरिया में गिर गया, ठीक है। तो आंसर इज नहीं, सी नहीं, पूरा लिखेंगे हम, यूं लिखेंगे तो कितने गया? नहीं वो मैं देखना चाह रहा हूँ, ये वाला हम पहले ये पकड़ेंगे, ठीक है। यहां से हम यूं लिखेंगे कि
ईटाज परफॉर्मेंस डज नॉट क्रिएट एन एसिड विद, वो हमने अपना आसान वाला जुमला याद किया हुआ है ना, ईटाज परफॉर्मेंस क्रिएट्स एन एसिड with no alternative use to ETA, and ETA has enforceable right to payment for performance completed to date. ठीक है, therefore the development of software does not create, ये तो लिख दिया हमने। अच्छा दोबारा लिख रहा है, हद होगी यहां से यहाँ पे थीटा कैनॉट टर्मिनेट, यहाँ पे therefore ETA should record। अच्छा फिर ये तो ज्यादती है ना, एक बार ऊपर क्राइटेरिया लिख रहा है, एक बार यहाँ पे, तो दो दफा लिख रहा है, ये तो अच्छा हो गया। ठीक है, तो हम इस तरह से लिखेंगे, बाय द वे हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, मैक्सिमम ये करो कि अदर टू क्राइटेरिया आर नॉट मेट, अगर लिखना भी है तो, बाकी इस तरह लिखो। ठीक है, ये क्या है जी, ये एज पर क्राइटेरिया सी अबव डेवलपमेंट, वो जो अबव अपना रेफर कर, डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर डज नॉट क्रिएट एसिड विद अल्टर यूज एंड सॉफ्टवेयर बी डिजाइन स्पेसिफिकली, ETA also has right to performance right for payment of performance complete to date and थीटा cannot terminate the contract, therefore ETA should record revenue over time। ठीक है, सही है। अब देख लो 8 नंबर का सवाल कहाँ से बना, आधे घंटे की डिस्कशन से। तो नहीं बेटा, डिस्कशन तो हो गई थी, तो सवाल बता रहा था कैसे बना जी। रेवेन्यू एक ही होता है, वो जो सेल का लफ्ज लिखा होता है ना, वो एक ही के अंदर सारा कुछ जा रहा है। अब वो सेल का लफ्ज जो होता है ना, उसके पीछे अकाउंटिंग के अंदर सेल्स का एक लेजर बना होता है, ये सारे उस लेजर में क्रेडिट हो रहे हैं। रेवेन्यू ही था, सारे रेवेन्यू उसके अंदर ही होते हैं। ये तो पता लगेगा वो कंपनी कौन से काम कर रही है, तो कंपनी जो काम कर रही होती है वो उसकी कोर एक्टिविटी की इनकम रेवेन्यू में पड़ी होती है। जी बिल्कुल, सेगमेंट रिपोर्टिंग में भी लिखा होता है, और वैसे वो मैंने ऊपर जो सबसे पहला नोट नंबर 1 होता है जो हमने बनाना सीखा था, उसमें लिखा होता है कंपनी ये काम कर रही है। ठीक है, बाकी ये हो सकता है जी कि वो यूं भी कर लें, अब आपके दिल में आ रहा होगा, वो कह सकते हैं कि जी हम गाड़ी बेचते हैं, सर्विसेज देते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी मेन काम ही है, तो कोई बात नहीं, रेवेन्यू कार्स का अलग लेजर बना होगा, रेवेन्यू सर्विसेज का अलग बना होगा, रेवेन्यू मोटर बाइक का अलग बना होगा, कोई बात नहीं। यहाँ से क्रेडिट 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 ये चला जाता होगा इनके ट्रायल के अंदर, तीनों अलग अलग आ जाते होंगे, अलग अलग आ जाते होंगे। उसके बाद फिर इसको जाके नोट में डाल के, नोट याद है फिक्स पाकिस्तान पहला सवाल, मैन्युफैक्चर्ड और इम्पोर्टेड, वहाँ से टोट फेस के ऊपर एक ही फिगर आनी है। उसके बाद जो जो ब्रेकअप बनता है उसके अंदर आप ब्रेक करके बताएं आप कौन सा काम कर रहे हैं, उससे कौन कौन सा रेवेन्यू है, वो करेंगे आप। अकाउंटिंग में चाहे आप जितना मर्जी ग्रॉस रूट पे चले जाएं, ये आपकी किताबें, आपके लेजर्स हैं, आप बेशक सारी सेल्स तोड़ तोड़ कर रखें, लेकिन अल्टीमेटली पीएनएल के फेस के ऊपर तो जाकर एक ही फिगर नजर आएगी, लफ्ज रेवेन्यू, उसी के ऊपर ये सारा स्टैंडर्ड बना हो कि उसमें क्या चीज आए क्या चीज ना आए। ओके, जी जी, अदर इनकम वो बेसिकली ये कहता है कि रेवेन्यू में ना आए जो चीज, तो वो फिर कहाँ जाएगी अगर कमा लिया आपने। जैसे इंटरेस्ट इनकम पहले दिन आई थी, तो वो क्या कहता है, ये रेवेन्यू नहीं है, इंटरेस्ट इनकम है। अब बताओ इंटरेस्ट इनकम रेवेन्यू में नजर आती है आपके अदर इनकम में, तो ये अदर इनकम रिकॉर्ड करवा ली ना उसने इसी हिसाब से कि यहाँ से जो निकालेगा वो आपने कमा लिया है, वो यहाँ से निकल गया है, तो वो फिर अदर इनकम में है। तो इनकम कमाई तो है ना, रेवेन्यू में नहीं डालने देगा, वो कहेगा है आपकी इनकम, रेवेन्यू का पार्ट नहीं बनेगा। बेटा अदर इनकम के कौन से रूल हैं, जो आपने कमाया है और आपकी कोर एक्टिविटी से रिलेट नहीं करता, IFRS 15 उसको नहीं रेवेन्यू बना देता, वो फिर आपकी कमाया तो है ना, आपने सड़क पे फेंक दोगे, वो अदर इनकम में डाल दोगे, उसके लिए कोई अलग स्टैंडर्ड नहीं है। हाँ मैं भी यही बता, लो जी फिर एग्जाम्पल पढ़ लो, फिर मेरा साल ले लो। पेज नंबर हो, सॉरी अपनी जिंदगी का मकसद तो मैं भूल ही गया, 462, पेज नंबर 462। यार ये क्या है ना, ग्राउंड मुझे सही नहीं लग रहा, इसमें कुछ चेंजेस कराओ, वैसे भी बुजुर्ग आ रहे हैं, शेयर तो ये रूम हमें करना ही पड़ेगा दोनों को, एक आधी क्लास इधर आती है ना। एक तो ये हटा देना चाहिए, ये बहुत अड़ाता है ना, स्मार्ट होगा तो, ये कहाँ से स्मार्ट है, लोग कहते हैं स्मार्ट बोर्ड है, इससे ज़्यादा स्मार्ट तो हमारी शीट है उस क्लास वाली है ना, तो स्मार्ट शीट लगवाएंगे मेरे से भी कम स्मार्ट है ये तो। अच्छा सवाल पढ़ें।
भाई पढ़ लिया नहीं पढ़ लिया है? अच्छा जो ढका हुआ है वो जरा गंदा गंदा लग रहा है, जो वैसे है वो साफ साफ लग रहे हैं, क्या चक्कर हो सकता है? पाए अच्छा है कुछ नहीं, इड्डा प्रोटोकॉल ना दो, पढ़ के प्रोटोकॉल दो, पास होके दो प्रोटोकॉल। होता है, लेना है तुमने? दुकान से ले लेंगे चल के तुम्हें किसी वक्त, वैसे पढ़ के तो तुमने लेना नहीं है, नज़र तो नहीं है, इतना तो नहीं, ज़्यादा पढ़ो, बीकॉम छोड़ दो, हो गया अब तो। मेरे लिए वो एक नाइटमेयर था जब तुम चले गए थे वो बीकॉम के पर्चे देने। ओके जी, उम्मीद है आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। शाम दी क्लास है क्लास ही, पढ़ लिया है, सुस्त हुए बड़े एन एंटिटीज। इसीलिए तो मैंने ये आपके वसी तर मफाद में फैसला किया है, मुझे भी संडे ऑफ चाहिए था, सच्ची कह रहा हूँ, सच्ची कह रहा हूँ, मैं चाह रहा था संडे ऑफ करना, मैं थक चुका था, लेकिन फ़ायदा क्या है, दीवारों को पढ़ाना है या डेस्कों को पढ़ाना है, फ़ायदा क्या अभी अगर आप सही पढ़ ना सकें। एन एंटिटी इज डेवलपिंग अ मल्टी यूनिट रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। आ कस्टमर, जैसे कि आप हैं, ये आप हैं, आ कस्टमर enters into a binding sales contract with entity for a specified unit, apartment number C12-123, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ये नंबर है, ये इस नंबर का अपार्टमेंट हमें मिला है, ठीक है। तो हमने कस्टमर, हम सारे एक कस्टमर है, मिल के लिए हमने अपार्टमेंट, वहाँ पे क्लास पढ़ेंगे, अगर कॉलेज वाले नहीं पढ़ाने देंगे हमें, जैसे मुहर्रम पे इस दफ़ा हुआ है, ठीक है। तो a customer enters into a binding sale contract with the entity for a specified unit that is under construction. Each unit has similar floor plan, यानी कि एक जितना एरिया है, and is of a similar size, ठीक है। फ्लोर प्लान मतलब जी एक बेडरूम होगा, एक कॉमन रूम होगा, एक वॉशरूम होगा, एक किचन होगा, फ्लोर प्लान, और 5 मरले में होगा, 2.5 मरले में होगा, 3 मरले में होगा, 10, खैर अपार्टमेंट छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, 10 मरले का अपार्टमेंट कहाँ से आ गया, वो भी प्लाजे में। बट अदर एट्रीब्यूट्स ऑफ यूनिट्स आर डिफरेंट, जाहिर सी बात है, कोई मशरिक को मुँह तो कोई मगरिब को मुँह, यही बातें मैं करता गया, असल में एग्जांपल पढ़ के आया था ना क्लास में। फॉर एग्जांपल लोकेशन ऑफ यूनिट विद इन द कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स के अंदर लोकेशन किसी की किधर, किसी की किधर, कोई दाएं कोई बाएं, किसी का मुँह किसी तरफ, कोई सेकंड पे, कोई फर्स्ट पे, कोई थर्ड पे, ठीक है। हमारा जैसे ये 3rd फ्लोर पे लग रहा है, ABC अगर देखा जाए तो मिसाल के तौर पर। द कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन इज 1 जनवरी X8, हमने इस दिन कॉन्ट्रैक्ट किया है। द प्राइस ऑफ 1 यूनिट इज़ 30 लाख, ये 30 लाख में हमें मिल गया है, ठीक है, इसलिए तो हमने ले लिया है। कोई बारे में अगर एक सेशन में 2-3 भी ऐसी क्लासें करवा दे जो कॉलेज में ना करवाने में, पैसे पूरे हो गए हमारे। द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कंप्लीशन, नहीं बाद में भी आप वहाँ बैठ के तैयारी करते रहे, वो तो है ही पढ़ने के लिए कमरा ना, है जी, आप लाइब्रेरी बना लें उसको। द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कंप्लीशन एंड पोजेशन ट्रांसफर इज 31 नवंबर, एग्जैक्टली 2 साल के बाद जाकर ये कंप्लीट होगा। आज तो कॉन्ट्रैक्ट किया है, अगली नस्लों को यही लाइब्रेरी मिलेगी, आपको तो नहीं मिलेगी। तो द एंटिटी ईयर एंड इज 31 नवंबर, 2 साल बाद ये बनेगा। कंस्ट्रक्शन इज 60% कंप्लीट बाय, लो जी स्टेज ऑफ कंप्लीशन भी आ गई, लेकिन ये अब माजी का किस्सा हो गई। स्टेज ऑफ कंप्लीशन, जहाँ पे आपको लगे ना हम थक रहे हैं, बोर हो रहे हैं, ब्रेक ले लेना, मैंने बता दिया आपको, मैं मतलब डबल क्लास लेके आया था, एक क्लास पढ़ाऊंगा यार मजाक नहीं, प्लीज़ थोड़ा सा तो पढ़ लो। अच्छा सुनो, बड़ी अहम बात कर रहा हूँ मैं, सुनो 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 सुनो, मैंने कहा ये जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन है ना, ये अब धोखा है। स्टेज ऑफ कंप्लीशन यूज करनी है या नहीं करनी है, ये डिसाइड किया करेगा हमारा ये ABC क्राइटेरिया। अगर ABC में से कोई क्राइटेरिया मीट करेगा तो हम इस 60% को पकड़ लेंगे और रेवेन्यू को रिकॉर्ड करने के लिए इसे यूज करेंगे, और अगर हमारा ABC क्राइटेरिया ही मीट ना हुआ तो फिर ये धोखा है, फिर ये धोखा आप खाएंगे, पर्चे में खाना नहीं है, इसको पीना है, ठीक है। तो आगे बढ़े, तो अभी सवाल पूरा पढ़े। द कस्टमर, अच्छा ये द कंस्ट्रक्शन इज 60%,
द कस्टमर पेज अ 10% डिपॉजिट ऑन यकम जनवरी X8। अब एंट्रियां करके समझेंगे, लेकिन पहले जरा बातें तो पूरी कर लें। रिफंडेबल सिर्फ ओनली उस वक्त अगर सेलर बिल्डर फेल्स टू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन। द रिमाइंडर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बकाया 90% इज पेबल ऑन कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन कस्टमर ऑब्टेन्स। अभी तक भी मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा, अभी तक तो सिर्फ यही नजर आ रहा है, अभी तक तो सिर्फ यही नजर आ रहा है कि एक मल्टी यूनिट रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, उसमें एक स्पेसिफाइड यूनिट है जो कि बिल्कुल वैसा ही है जैसे बाकी सारे हैं। तो ये ना तो साइमल्टेनियसली रिसीवर कंज्यूम हो रहा है, ना ही इसका कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है, और ना ही ये कोई स्पेशलाइज्ड अपार्टमेंट है, शहरी वाला घर भी नहीं है। अब सिर्फ एक चीज ही है, खुदा ना खास्ता अगर वो आ गई, वो क्या है भला? मतलब पहले दो क्राइटेरिया तो उड़ गए ना, साइमल्टेनियसली रिसीवर कंज्यूम वाली चीज, तो ये तो नस्ल ही उस नस्ल से ही नहीं है। दूसरी चीज, वो अपना कॉम्प्लेक्स बना रहा है कोई, उसमें तो वो हमारी जगह पे तो है भी नहीं, तो कंट्रोल वाली भी चीज उड़ गई, तो ए भी तो उड़ ही गए। अब सी भी फिलहाल उड़ा हुआ है, क्योंकि एक आम सा अपार्टमेंट है जैसे उस बिल्डिंग में सारे हैं, लेकिन ये सी उड़ते उड़ते कभी बैठ भी जाता है आके आपकी छत पे, जब सब कुछ वही हो जो मतलब आइडेंटिटी जैसे घर सब कुछ ऐसा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में एक लाइन डाल जाए, भाई आप किसी को भेज नहीं सकते, तो ऐसी सूरत के अंदर फिर वो सी में आ जाएगा। फिलहाल तो सी भी उड़ा हुआ है। तो 10% एडवांस देगा, जो कि सिर्फ तब वापस मिलेगा अगर सेलर डिफॉल्ट कर जाए, और बाकी पैसे उसको देने पड़ेंगे जब कंप्लीट करके उसको दे देगा। द इफ कस्टमर डिफॉल्ट्स, तो कस्टमर भी डिफॉल्ट कर सकता है फोन करके, नहीं मुझे नहीं चाहिए घर, ठीक है, तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? बिफोर कंप्लीशन द एंटिटी ओनली हैज राइट टू रिटेन द, ठीक है, ये तो अल्फाज क्या आते स्टैंडर्ड के उसके पास क्या है? राइट टू रिटेन डिपॉजिट ओनली नहीं, राइट टू हैव पेमेंट ऑफ वर्क डन टिल डेट। अब अगर 60% काम हो गया है तो इसका मतलब तो ये है कि उसने अपनी कॉस्ट जितनी लगनी थी उसका 60% लगा लिया है। ये तो 10% सेल रेवेन्यू का तो थोड़ा ही होगा, डिफरेंट है ना, बहरहाल वो चीज तो नहीं है, ठीक है। और सिर्फ कॉस्ट ही नहीं, मुनासिब प्रॉफिट भी ऐड करना होता है, तो ये तो नहीं, ठीक है। इसका मतलब सवाल हमारा खत्म हो गया। इग्नोर करें फाइनेंसिंग कंपोनेंट को, इग्नोर करें अकाउंटिंग फॉर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को। ये क्या होती है इंशाल्लाह थोड़ी देर में यही पढ़ा के बस छुट्टी देनी है मैंने, अगली चीज यही पढ़नी है हमने, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, ना ए ना बी ना सी, ना ए ना बी ना सी, तो फिर ओवर टाइम नहीं, इन टाइम है। कहां लिखा हुआ है? क्या कहां लिखा हुआ है? बाइंडिंग है कॉन्ट्रैक्ट के, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट ये है कि ये 10% एडवांस देकर फिर बाकी 90% जब घर लेगा तो देगा। और दूसरी तरफ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि इसने 10% एडवांस लिया है, 2 साल के बाद 31 दिसंबर को ये घर देगा और उसके बदले में बाकी पैसे लेगा। कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, यही तो वो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है। जी जी, वो ये कहेगा, वो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट सारे ही बाइंडिंग होते हैं बेटा, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अनबाइंडिंग होता है? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पहली बात कॉन्ट्रैक्ट सारे के सारे बाइंडिंग है, ठीक है। मैंने आपने कोई जुबानी कॉन्ट्रैक्ट भी किया, बाइंडिंग है। अगर कानून की नजर में नहीं भी आया तो अल्लाह की नजर में भी तो है कि हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट आपस में कर लिया, वही बाइंडिंग है। कॉन्ट्रैक्ट सारे बाइंडिंग है। अब वो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट इनका क्या है? इनका आपस में बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट ये है कि सेलर ने घर कंप्लीट करके देना है 2 साल में और बायर ने बकाया पैसे देने हैं 2 साल में, ये बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है। अब इस बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट में एक लाइन ये डाल देता वो, ये यूं लिखा होता वो, कस्टमर एंटर इनटू अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय एंटिटी फॉर स्पेसिफाइड यूनिट दैट इज अंडर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। उसके बाद फुल स्टॉप के आगे लिखा होता द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइड दैट दिस यूनिट इज नॉट सेलेबल बाय सेलर टू एनी अदर पर्सन। ये फिर वो बाइंडिंग तो है ही है, ये वाली क्लॉज डल गई कि वो किसी, असल में बात वही है वो जो शहरी ने कही थी कि अल्टरनेट यूज ना रहे, असल बात तो वही है। तो अल्टरनेट यूज 2 सूरतों में नहीं रह सकता ना, सेलर के किसी काम का ये घर 2 सूरतों में नहीं है, या तो वो है ही ऐसी शक्ल का, ये जिसका घर है पुठा घर, ठीक है, कि वो किसी काम का नहीं है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट में अब वो मजबूर हो गया कि वो किसी और को भेज नहीं सकता, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट सारे बाइंडिंग होते हैं। चलें आगे? नहीं चलें क्या? सब सवाल खत्म हो गया, जवाब की तरफ चलें आप जी। जाओ पियो, हम तब तक एंट्रीज कर लेंगे इंशाल्लाह। हाँ ये बैजा बैजा बैजा। तुम पानी नहीं पीने जा रहे, मुझे लगता है वैसे ही तुम कहीं घूमने फिरने जा रहे हो, ठीक है। पाले पानी तो पीला छती कर।
ओ जी चलो जी, पहला जर्नल एंट्रीज करो फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग। बह रहे हैं सिचुएशंस, इंडिपेंडेंट है, अलग अलग बह रहे हैं ये सिचुएशंस, ठीक है। यूनिट इज कंप्लीटेड, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई साहब एक बात ज़हन में रख लें, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है आज 1 जनवरी एक्स केड़ा 8 पे, और 31 दिसंबर एक्स 8 पे कोई नहीं कंप्लीट हुआ, ये जाकर कंप्लीट हुआ है 31 दिसंबर एक्स 9 पे। डन जी। तो अब जर्नल एंट्रीज करनी है, तो यहां पे भी कोई एडवांस आया है, फिर यहां पे ईयर एंड हो रहा है, और यहां पर अब ये तो डिसाइड हो गया कि रेवेन्यू ओवर टाइम रिकॉर्ड नहीं होना, लेकिन वो पैसे तो आ गए हैं ना, उसकी तो कोई एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर उसके बाद साल गुजर जाएगा, अगला साल आएगा तो डिलीवरी वो कह रहा है हो गई है, सारा कुछ हो गया है, तो इसलिए 3 मौकों पर एंट्री होगी। अब मतलब 3 मौकों पर हम देखेंगे एंट्री होनी है कि नहीं। पहले इस मौके पर देखेंगे कोई एंट्री होनी है या नहीं होनी, ठीक है। तो 1 जनवरी एक्स 8 पर चूंकि उसने नॉन रिफंडेबल एडवांस दे दिया है, सैलरी किताबों के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बन जाएगी। 31 दिसंबर पे चू नक्का ये रेवेन्यू पीओ इज सेटिस्फाइड एट अ पॉइंट इन टाइम है, तो इसलिए 31 दिसंबर एक्स 8 पे कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद 31 दिसंबर 9 पर घर कह रहे हैं जी हो गया है ट्रांसफर कंप्लीट होकर, तो फिर पूरा कैश रिसीव करेगा, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी खत्म करेगा और बकाया कैश भी इसको मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, अच्छा क्वेश्चन 5 ही होगा, चलो नहीं है माफी, मुझे है ही नहीं माफी। एग्जाम्पल 5 पेज नंबर पेज 462, ओके जी। 1 जी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर एक्स 8 में सबसे पहली एंट्री 1 जनवरी एक्स 8 पर होगी, और वो एंट्री होगी कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट। 30 लाख का ये पूरा अपार्टमेंट है जिसका 10% कस्टमर ने एडवांस, और कस्टमर की किताबों में ना एंट्री करने लग जाना, हम बिल्डर की किताबों में एंट्रीज कर रहे हैं, ठीक है जी। 300,000 में करें। उसके बाद जी 31 दिसंबर एक्स 8 आएगा। अब सेटिस्फाई हो रही है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एट अ पॉइंट इन टाइम, तो इस दिन कुछ नहीं करना, और अगर हो रही होती ओवर टाइम, तो इसलिए मैं कह रहा था कि ये बहुत बड़ा धोखा है जो आप खा सकते थे। कौन सा भला? इसका कख नहीं करना था, किथे गया ये डैनिटी, ये द कंस्ट्रक्शन इज 60% कंप्लीट। ये धोखा है, धोखा, आपको धोखा ये देने के लिए यहाँ रखा गया, आपने लेना नहीं, आपने कहना नहीं मुझे नहीं चाहिए धोखा, ठीक है, अपने पास रखो ये धोखा, क्योंकि ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एट अ पॉइंट इन टाइम सेटिस्फाई हो रही है, और मुझे नहीं परवाह कितना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस दिन कुछ भी नहीं होगा, यानी मैं इस दिन का वो पीएनएल बनाऊं जो सवेरे हम बना रहे थे। तो 31 दिसंबर एक्स 8 का पीएनएल, उसमें सेल्स आ रही होगी 0, कॉस्ट रेवेन्यू सॉरी सुबह वाली बात तरफ भूल गया, रेवेन्यू लिखता हूं, रेवेन्यू 0, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू 0। और ये भी अब आपको बताइए कैसे 0 है, कि जो भी कुछ है वो इन्वेंट्री में पड़ा होगा, प्रॉफिट क्या आ गया, ठीक है। और उसके बाद अगला साल आएगा, और 31 दिसंबर एक्स 9, इसमें आखिरी दिन जाकर वो कह रहे हैं 31 दिसंबर एक्स 9 पर लो जी घर हो गया कंप्लीट, डिलीवर हो गया, तो फिर सब कुछ सही से हो गया ना, ये तो सब कुछ सही से ही हुआ है, ठीक है। तो सब कुछ सही से हो गया, तो अब कस्टमर को हम कहेंगे लो जी तुम रेवेन्यू रिकॉर्ड अब कर लो, क्योंकि तुम्हारी इस दिन आकर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो गई है, ठीक है। कितना? पूरा 30 लाख, ठीक है। और अच्छा यहां पे भी असूल वही है, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को सबसे पहले खत्म कर दिया, और बाकी का कैश आप ले लें और करें ऐश, ले लें
कैश और करें ऐश मिस्टर बिल्डर। यानी कि अगर मैं इस साल का P&L बनाऊं X9 का, तो यहां पर रेवेन्यू कितना आ जाएगा, ये 3000 का पूरा रेवेन्यू आ गया, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू गिवन नहीं है, अगर होती तो वो भी पूरी कॉस्ट यहां पर माइनस हो जाती। कुशान बी 4B जैसा बन गया ना ये सवाल कि रेवेन्यू सारे का सारा। तो ये सिंपल वही अकाउंटिंग है जो बचपन में हमने सीखी है। ये बोर्ड भी थोड़ा ऊपर होना चाहिए, है ना। ओके जी, पॉइंट 1 इज ओवर। उधर रखे, उधर फौरन ना आया करें। बच्चों ने एक गिला भी किया है, बच्चों ने ये कहा है कि इधर से आपको फिगर दिखाते हैं तो फौरन कैमरा आता है। मेरे ख्याल में ना लाया करें कि जब तक मैं खुद कोई फिगर ना दिखाया करूं, तो ठीक है ना। कहते हैं वो बच्चे का सर यही होता रहता है हमारा सर, ऐसे तो में भी दर्द हो जाता है। ले आओ इधर। क्या कोई बात नहीं, और भी जिस जिसने पीना है पी लो, फिर करवा लेते हैं। फिर निकल के ना जाओ, हूँ पहली क्लास छोटी हो गई, अभी ब्रेक करने टुर जाओ वारी वारी से, फिर कम हो गया जी। सेकंड, द एंटिटी एलोकेटेड द यूनिट। ओह क्या आपके फोन पे एक मैसेज आया, सरताज बेगम ने देख के कहा, और उसमें लिखा हुआ है, बिल्डर ने कहा हुआ है कि हमने आपका जो अपार्टमेंट था वो किसी और को दे दिया। सरताज, अब सरताज क्या कर सकता है बेचारा, मैक्सिमम यही कर सकता है कि कस्टमर ने एडवांस दे दिया है जो कि रिफंडेबल है। उसने भी कॉन्ट्रैक्ट निकाला, उसने देखा, उसने कहा और तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बलिए लो के वो जो 3 लाख दिया था वो ही वापस आ जाएगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, पैसे तो हमने जोड़ ही रखे थे बाकी के पे करने के, किसी और सोसाइटी में जाके ले लेते हैं, क्या हो सकता है। बात समझ आई, सिचुएशन समझ आई। अब यकम को, ये यकम मार्च 2008 में, ये कहाँ पे रोला पड़ रहा है, इधर ही। सुभान अल्लाह, 2-3 महीने बाद ही उसकी नीयत बदल गई। उसको कोई गाहक मिल गया होगा ना जिसने ज्यादा पैसे लगा दिए होंगे, तो उसकी नीयत खराब हो गई। तो गुडविल खराब कर रहा है। अगली बार हम जिसको भी बताएंगे इस बिल्डर के पास ना जाना, तो धोखा देता है। तो बड़ा आदमी इसके पास आगे होना है और इसने उसको ये पकड़ा दिया। ये फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 18, तो यकम जनवरी 18 पर 8 पर कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बेटा क्रेडिट है। ठीक है जी। उसके बाद 31 मार्च, यही है ना, 31 मार्च 8 पर, यकम मार्च कर लो, हेलो फर्क की पैंदा है। यकम मार्च X8 पर आपको फोन आया, बल्कि आप तो सेलर है ना इस वक्त, आपने फोन कर दिया कस्टमर को, नहीं देना तुम्हें घर, जाओ कर लो जो करना है। मैंने कहा मैं एडवांस लेने आ रहा हूँ, आ जाओ ले जाओ अपना एडवांस। वो आ गया, आके एडवांस ले लिया उसने वापस, तो आपकी लायबिलिटी खत्म, लेकिन जेब से कैश भी आपका गया। ठीक है जी। तो उसके बाद ईयर एंड आया, तो 31 दिसंबर X8 पे क्या करेंगे आप, कुछ है ही नहीं करने को आपके पास। बेटा जिसको बेचा होगा, इस कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। किसको बेचा है, कितने का बेचा है, किसने कहा है इस कॉन्ट्रैक्ट की बात करो। ठीक है, आपको एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा जिसकी अकाउंटिंग आप कर रहे होंगे, इस केस की बात करो। ठीक है, तो 31 दिसंबर X9 में इस सवाल के हिसाब से कुछ नहीं होना। ठीक है, सही है। मैं तो P&L भी नहीं बनाना पसंद कर रहा, कुछ है ही नहीं, कोई P&L है इस कॉन्ट्रैक्ट से तो आपको कुछ भी नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, एंटिटी ने घर कंप्लीट कर लिया, आपने फोन कर दिया मैं नहीं लेना कार, नहीं चाहिए मुझे घर, मैं तो वापस गांव जा रहा हूं, मैं तो शिफ्ट हो रहा हूं, मुझे नहीं चाहिए आपको घर, मैं तो होंडा ही लेसा। तो कस्टमर ने डिफॉल्ट कर दिया। अब एंटिटी का प्लान है कि ये किसी और को बेचेंगे, तो बेचें यार,
बेच दें। क्या इस वजह से क्या होना है, जाहिर सी बात है आइडेंटिकल था, ऐसे कई और अपार्टमेंट्स थे तो ये भी उस जैसे थे, ये भी बिक जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो अब अकाउंटिंग पे क्या असर पड़ेगा, तीसरा पार्ट, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 18 में पहली एंट्री जैकब जनवरी एक्स 18 में क्यों लिख रहा हूँ बार बार, तो मेरी मर्जी है। अच्छा कोई बात नहीं, मतलब यही होता है कि सवाल पुराने ना हो, स्टैंडर्ड में किताबों में इस तरह से ये इसलिए लिखा होता है कि बस एक्स लिखा हुआ है, उसके बाद जो मर्जी आप जो मर्जी साल बोल दें यार, खैर जी। तो कैश डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट 300 से 31 दिसंबर पर क्या हुआ है जी, कुछ नहीं, क्योंकि पॉइंट इन टाइम रेवेन्यू रिकॉर्ड होना था। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर x9 आया, और 31 दिसंबर x9 पे आपने कस्टमर को फ़ोन किया, सर आए, घर तैयार है, चाबी लें और शिफ्ट हों। कस्टमर ने कहा मैंने नहीं आना। भाईजान आप ज़रा जाकर ओपन करें अपना एग्रीमेंट, उसमें लिखा हुआ है कि आपका 3 लाख हम वापस नहीं करेंगे। हाँ मुझे पता है, रख लो, नहीं चाहिए मुझे, तो नहीं चाहिए तो ठीक है, हमने रख लिया। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट, रेवेन्यू है और क्या है, टर्मिनेशन है, टर्मिनेशन है, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया, एडवांस लिया हुआ था वो नॉन रिफंडेबल है, तो रिकॉर्ड कर लो। नहीं अदर इनकम क्यों बेटा, आपका काम क्या है, घर बनाना, घर बनाने में ही कॉन्ट्रैक्ट किया था ना बेटा, घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो घर का कॉन्ट्रैक्ट आपका टर्मिनेट हो गया, तो ये रेवेन्यू ही आपका। अदर इनकम का क्या मतलब है, अदर इनकम का मतलब ये होता है कि आपने घर बनाया था बेचने के लिए, ये आपका काम है, लेकिन आपने 2-4 किराए पे भी चढ़ा दिए, तो ये आपका शायद काम नहीं है। कोई 1-2 घर वैसे ही किराए पे चढ़ाए हुए थे, रेंटल इनकम आई है अदर इनकम। किसी से आपने पैसे आहिस्ता आहिस्ता लिए, आपने उससे इंटरेस्ट लिया, ये अदर इनकम है। घर बेचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था, टर्मिनेट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है ये रेवेन्यू, अदर इनकम रेवेन्यू है यार। ठीक है, अदर इनकम को छोड़ दो, अदर इनकम होती ही नहीं है बस, या कोई चीज रेवेन्यू है या नहीं है, ये जिंदगी आसान कर लो अपनी, बता रहा हूँ। ठीक है, अदर इनकम कोई चीज नहीं है, बस ये रेवेन्यू में आ गया, या रेवेन्यू नहीं है, ये रेवेन्यू है। ओके, जी बेटा, तो बेटा ये 10,000 का क्या करूं मैं, सड़क पे फेंक दूं? ये तो इवन कॉन्ट्रैक्ट भी खराब होता था तो स्टैंडर्ड ने कहा था शुरू में, आपको याद हो अगर, कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में खराब कॉन्ट्रैक्ट भी है तो इस तरह का मामला हो जाए तो रेवेन्यू बना लो। ये तो फिर ठीक, बिल्कुल ठीक कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन ये ठीक कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया कस्टमर ने, और उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि टर्मिनेट करोगे तो ये रिफंडेबल नहीं है एडवांस, तो ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करके चला गया, ये 10,000 हमारा हो गया। हमारा काम ही यही है, घर बना के लोगों को देना, उसी के अंदर कुछ लोग आके बाकी पैसे दे जाएंगे, कुछ लोग टर्मिनेट कर देंगे, हम किसी और को बेच के वहां से कमा लेंगे। अच्छा है, वहां से 30 लाख आएगा, ये 3 लाख भी हमें बचत हो गई, ये उसका मसला है ना, उसको सोचना चाहिए था। ठीक है, अच्छा जी, अब हैं बस करो, क्या मतलब, हाँ कोई नहीं, आज चक्कर ही कोई नहीं, हाँ हर रोज ही चाय, अच्छी बात तो नहीं है बिल्कुल, सॉरी, ये ऐसी बातें करके जज्बाती कर, पॉज करो यार, पॉज करो भाई। अच्छा जी, पहले डिस्काउंट वाउचर करते हैं। डिस्काउंट वाउचर जी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये भी किसी ज़माने के अंदर टेस्ट नहीं हुआ था और बच्चे इसको भी छोड़ते थे, लेकिन करवाया तो हर दफ़ा ही जाता है, आपको पता है हर चीज़ को, तो ये फिर एक अटैम्प्ट में आया है, वो अटैम्प्ट वाला तो बाद में करते हैं, पहले ज़रा तशरीफ लें पेज 481 पे, हेडिंग दें डिस्काउंट वाउचर। इससे पहले कि आपके दिमागों की बत्तियां फिर से गुल होना शुरू हो, मैं पहले डिस्काउंट वाउचर करा लूँ।
एक के साथ एक फ्री नहीं है, लेकिन कुछ फ्री है जी, अभी बताता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट भी करनी है उस्ताद। अच्छा जी सुने, एग्जाम्पल 4 पढ़ रहा हूँ। डिस्काउंट वाउचर का मतलब ये होता है, पढ़ते हैं, एन एंटिटी यानी सेलर एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। अब ये स्टैंडर्ड की एग्जांपल्स होती हैं इस तरह से, ठीक है। फॉर सेल ऑफ प्रोडक्ट ए फॉर 100, 100 रुपए की एक चीज सेलर ने बेची है कस्टमर को 5 जनवरी X1 को। अब जब वो काउंटर पे 100 रुपए पे करने आया, कैशियर को हमने लिख कर दिए हुए थे डिस्काउंट वाउचर्स, उसने एक डिस्काउंट वाउचर पकड़ाया कस्टमर को और साथ ही कहा सर अगर अगले 6 महीनों में आप नहीं, अगले 2 महीनों में अगर आप दोबारा तशरीफ लेकर आए तो ये वाउचर जो है ये अप टू 100 रुपीज की परचेज करने पर आपको 40% डिस्काउंट से नवाजेगा। मतलब हम ये डिस्काउंट देंगे, लेकिन ये पर्चा जो आपको दे रहे हैं ये इसके ऊपर लिख कर दे रहे हैं। ये आज एक स्पेशल ऑफर हमने लगाई हुई है कि कोई भी बंदा अगर आज ये 100 रुपए की कम से कम लेट से परचेज करता है हमसे, तो उसको हम एक डिस्काउंट वाउचर देंगे कि इन फ्यूचर अगले 2 महीनों में दोबारा से वो हमारे पास आए तो हम उसको 100 रुपए की, मैक्सिमम 100 रुपए की परचेज, इससे ऊपर नहीं, 100 रुपए की परचेज तक। ये नहीं कि फिर सारा पिंड लेके आ जाओ 1000 रुपए की सब, नहीं, आप 200 रुपीज इस एक वाउचर के ऊपर आपको, हाँ अगर आप 100 रुपए की और आप परचेज कर रहे हैं तो एक और वाउचर आपको दे देंगे, ठीक है। लेकिन अप टू 100 रुपए की परचेज आपको हम 40% डिस्काउंट देंगे। ये होता है डिस्काउंट वाउचर, ठीक है। एंटिटी इंटेंड्स टू ऑफर 10% डिस्काउंट ऑन ऑल सेल्स ड्यूरिंग नेक्स्ट 60 डेज एज पार्ट ऑफ अ सीजनल प्रमोशन। गर्मियां एंड होने को हैं, सर्दियां आने को हैं, या सर्दियां एंड होने को हैं, गर्मियां आने को हैं, क्लियरेंस करना चाह रहे हैं आप अपनी स्टॉक की, तो 10% सेल आपने वैसे ही लगाई हुई है। अब ये दो चीजें आ गई, एक उस डिस्काउंट वाउचर के ऊपर लिखा हो 40% और एक आप जो ऑलरेडी दे रहे हैं एज अ सीजनल डिस्काउंट, ठीक है। अगली बात पॉज के बाद जरा पढ़ते हैं, पॉज करें भाई, जरा जल्दी आ जाना है। अच्छा जी, ऑन 5 जनवरी X1, सुनो भाई सुनो, अब सुनो एक बात, आपको, आपने उसे क्या कहा है 100, अच्छा बात सुने, ये जो एक पर्चा आपने उसके हाथ में पकड़ाया है ना, जिसको डिस्काउंट वाउचर कह रहे हैं, मार्केट में इसकी कोई वैल्यू मतलब इस तरह से नहीं है कि आप कह सकें जी डिस्काउंट वाउचर की ये मार्केट वैल्यू चीज होती है ना, उसकी मार्केट वैल्यू एक होती है, स्टैंड अलोन प्राइस जो आप निकाल रहे होते हैं वो उस चीज की मार्केट में वैल्यू होती है। तो इस कागज के टुकड़े की मार्केट वैल्यू नॉर्मली आप फाइंड नहीं कर सकते, इसीलिए आपको स्टैंडर्ड ने खुद गाइड किया कि इसकी मार्केट वैल्यू मैं आपको बताता हूं कैसे निकालनी है। स्टैंडर्ड की अपेंडिक्स होती है जिसमें स्टैंडर्ड ने एग्जांपल्स लिखी होती हैं, ठीक है, अपेंडिक्स के अंदर वो एक्सप्लेन करते हैं, तो वहां पे स्टैंडर्ड ने ये एक्सप्लेन किया कि इसकी मार्केट वैल्यू मैं बताता हूं किस तरह से निकालनी है, ठीक है। 100 रुपीज की अगर, 100 रुपीज की अगर जो वो आपने उसको ऑफर किए कि तुम आओगे तो 100 रुपीज तक की परचेज करने पर तुम्हें 40% डिस्काउंट मिलेगा। तो अगली बात स्टैंडर्ड कहता है, अब ये स्टैंडर्ड, ये तो आपने लिख दिया ना, ये तो आपके उस डिस्काउंट वाउचर के ऊपर लिखा हुआ है, ये वाउचर इस तरह का होगा ना, इस तरह का, ठीक है। हाँ बोलो बेटा, नहीं आप जरा दोबारा पढ़ें, मैं पढ़ाता हूँ आपको, ठहरो खुद। वो कहता है द एंटिटी गिव्स कस्टमर 40% डिस्काउंट वाउचर फॉर एनी फ्यूचर परचेजेस अप टू रुपीज 100% इन नेक्स्ट 60 डेज। समझ आती है बात की? ओके अच्छा, अब ये तो, हाँ कॉमा लगा हुआ है, ये तो आपका वाउचर है जो आपने उसके हाथ में पकड़ाया। अब ये कस्टमर चला गया घर, क्योंकि सेलर तो आप है ना, ये स्टैंडर्ड तो आप पे लगना है, ये कोई कस्टमर पे थोड़ा ही लगना है, ये अकाउंटिंग तो आप कर रहे हैं। अब कस्टमर ये वाउचर लेके घर चला गया, अब आपको मुसीबत पड़ गई कि आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है। पहले तो मुझे ये बताओ कितनी ऑब्लिगेशंस थी आपकी यहां पर, प्रोडक्ट ए डिलीवर करना और फिर डिस्काउंट देना फ्यूचर में, है तो आज लायबिलिटी ली है ना आपने, ठीक है। प्रोडक्ट ए वाला काम तो आपने कर दिया, लेकिन डिस्काउंट देने वाली लायबिलिटी तो अभी आपकी गले ही है ना,
तो ऑब्लिगेशन स्टैंडर्ड ने कहा यहाँ पर दो हैं, दो। एक ऑब्लिगेशन टू डिलीवर प्रोडक्ट ए, वो तो आपने कर दी और उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड भी कर लेंगे। दूसरी ऑब्लिगेशन आप पर क्या है इस कॉन्ट्रैक्ट में कि आप फ्यूचर के अंदर उसको डिस्काउंट देंगे। अभी नहीं दिया, आज लायबिलिटी तो बन गई ना, ये पर्चा देकर आपने उसके ऊपर लायबिलिटी तो बना लिया आपने, ये कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी है, ठीक है। अब स्टैंडर्ड आगे बढ़ा। स्टैंडर्ड ने कहा कि भाई आपको मैं बताता हूं, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कुछ बातें स्टैंडर्ड ने पूछनी है, ठीक है। किसने पूछनी है? स्टैंडर्ड ने पहली बात उससे पूछी, सेलर तुम तजर्बाकार आदमी हो, तो हम तुम्हारे अंदाजों को बहुत वैल्यू करते हैं। आप देख ही रहे हैं आजकल तो हैं जी कि आप अंदाजा लगा रहे हैं वो डिस्काउंट लेने आएगा या नहीं आएगा, आप अंदाजा लगा रहे हैं कि जनाब, तो उससे सारे अंदाजे माशाल्लाह आप लगा ही रहे हैं, ठीक है। आप अंदाजा लगा रहे हैं कि आपको बोनस मिलेगा या पेनल्टी पड़ेगी या क्या होगा, अंदाजे माशाल्लाह आप लगा रहे हैं दबोदब। तो स्टैंडर्ड आगे बढ़ा और आगे बढ़ के कहा ये बताओ तुम्हारा क्या अंदाजा है, वो आएगा या नहीं, उसके आने के कितने चांसेस हैं। आपने कहा जी मेरे हिसाब से उसके आने के चांसेस जो है ना वो नहीं, ठहर जाओ, ऑन 5 जनवरी, स्टैंडर्ड 5 जनवरी को आगे बढ़ा और उसने आगे बढ़कर उससे पूछा कि कितना वैसे मतलब स्टैंडर्ड ने पूछा कि क्या अंदाजा है आपका। स्टैंडर्ड सेलर ने कहा सेलर एस्टिमेट्स एन 80% लाइकलीहुड दैट द कस्टमर विल रिडीम द वाउचर, आगे एंड दैट तक आगे ना देखें फिलहाल यहाँ तक। तो पहला चांस क्या है जी, वो आएगा, रिडीम द वाउचर का मतलब क्या, वाउचर दिखाकर वो वाउचर पकड़ाएगा और सेल परचेज करेगा और परचेज करके उस पर डिस्काउंट ले लेगा 40%, ठीक है। अच्छा, अब स्टैंडर्ड ने कहा कि इसके आने का चांस कितना है, आपने कहा जी 80%। स्टैंडर्ड ने कहा अच्छा एक और बात भी बताओ, तुम सेलर हो, तुम्हारा तजर्बा है, तुम इसे 7600 तुमने वाउचर्स आज दे लिए हैं और पता नहीं कितने तुम आगे भी ये ऑफर लगाते हो, तुम्हारा एक तजर्बा है, तजर्बे की बुनियाद पे अंदाजा लगा रहे होते हैं ना हम, ठीक है। हमें ये बताओ कि जब वो आएगा तो तुम्हारे ख्याल में पूरे 100 रुपए का ही परचेज करेगा, ये जरूरी नहीं होता, उसको ऑप्शन क्या है, अप टू 100 रुपए की परचेज करे, जरूरी नहीं है कि 100 की करेगा, उससे कुछ कम भी कर सकता है। तो सेलर ने कहा जी मेरा अंदाजा है कि वो आएगा, इसके चांसेस तो हैं 80%, ठीक है, और and that the customer will on average purchase 50 of ₹50 of additional, और जी वो ना 100 नहीं 50 रुपए की चीज खरीदेगा जी। ओ खुदा का खौफ करो, एडिशनल क्या मतलब, 100 रुपए से ऊपर 100 रुपए से ऊपर तुझे कुछ मिलना ही नहीं है। चलो एडिशनल कर भी लेगा तो डिस्काउंट तो सिर्फ 100 पे मिलना है, लेकिन ऐसा नहीं है सवाल, आप पता नहीं समझ रहे। सुनो, ऑन 5 जनवरी X1 entity estimates an 80% likelihood that customer will redeem the voucher and that customer will on average purchase ₹50 of additional products, मतलब ये इसकी बात कर रहे हैं ये कि 40% डिस्काउंट फॉर एनी फ्यूचर परचेज, ये फ्यूचर परचेज में से वो 50 रुपीज की परचेज करेगा, बस इतनी सी बात है कि ये 100 रुपए का वाउचर उसको दिया है। आज 100 रुपए की चीज बेचकर आपने उसको साथ में एक वाउचर दिया है जिस पर आपने कहा 100 रुपए तक फ्यूचर में परचेज कर लेना, तो वो कह रहा है उसमें से 50 तक की परचेज वो करेगा, मेरा अंदाजा है। अच्छा, वो उससे ज्यादा भी कर सकता है, कम भी कर सकता है, वो नहीं भी आ सकता। इस सवाल के अंदर ये सारी सिचुएशन हम करेंगे, टेंशन ना लो। वो ज्यादा परचेज करता है, 100 तक करेगा तो उसको डिस्काउंट मिलेगा, 100 से ऊपर भी कर सकता है वो, उस पर डिस्काउंट नहीं भी मिलेगा, कुछ भी मुमकिन है। फिलहाल तो अंदाजा लगा रहे हैं जब उसको डिस्काउंट वाउचर दिया है, ये जिस दिन डिस्काउंट वाउचर उसके हवाले किए उस दिन की अकाउंटिंग है, ये अंदाजे की बुनियाद के ऊपर हम कर रहे हैं। उसके बाद जब एक्चुअल में या तो 2 महीने से पहले वो आ जाएगा, उसकी एंट्रीज है, ज्यादा खरीदेगा कम खरीदेगा उसके हिसाब से उसकी एंट्रीज हैं, नहीं आएगा 2 महीने गुजर जाएंगे तो उसकी अपनी एंट्रीज हैं, फिर वो भी करेंगे। नहीं समझ आई भाई? तुम लोगों की क्या लड़ाई चल रही है, कैप मैन और ग्लासेस वाले को लड़ाई चल रही है, समझ आ रही है? साथ वाले से पूछो समझ आ रही है तुम्हारी बात की? अच्छा, अब बात कहां से शुरू हुई थी? बात शुरू हुई थी 100 रुपए का डिस्काउंट वाउचर दिया आपने, ये देखो डिब्बे के अंदर वाउचर है आपका, उस पर लिखा हुआ 40% डिस्काउंट मिलेगा आपको 100 रुपए की परचेज तक, आपने पकड़ा के भेज दिया उसको, ठीक है जी। भाई कह रहे हैं पार्ट 2 शुरू करें, जब गर्म हुआ करे ना क्लास, पार्ट 2 करो।